तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करते हुए दो काम हम कर सकते हैं। एक तो हम ना बने, जहां पर इस तरह की खबरें आती हैं उनको बेपर्द करें, और दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि जनता के जो असली इश्यूज हैं लगातार हम उनको हमारे पास जो भी मंच है उठाते रहें। दिल्ली में का एक ग्रुप है, हर 3-4 महीने पे उनका काम ये होता है कि एक किसी औरंगजेब रोड को, किसी अकबर रोड को, किसी इस तरह की रोड को वो काला करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे से कोई और रोड लिखते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और खुद ही चला देते हैं। यकीन जानिए कि अगर उन वीडियोस को हम लोग एंटरटेन करना छोड़ दें, अगर उन वीडियोस पे हम लोग सनसनीखेज शीर्षक लगाकर नए वीडियोस बनाना बंद कर दें, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगले दिन उनकी सफाई हो जाती है और ओरिजिनल नाम लग जाता है। मुझे एक वजह समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान का मीडिया इजराइल के गाने गाने लगे। मुझे कोई एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इजराइल का गाना गाने में हिंदुस्तान की मीडिया को क्या मिल जाता है। मैं तो इतना पत्रकार भी नहीं हूँ कि प्रेस क्लब का मेंबर हो सकूँ, मैं एकदम भी पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इस्लामोफोबिया पे बात हो रही थी। पहली बात तो ये कि इस्लामोफोबिया 2014 के बाद शुरू हुई, ये गलत समझ है। मैं इसको कम से कम नहीं मानता हूँ। 1990s में मैं स्कूल में पढ़ रहा था। 1990s में मैं स्कूल में, और उस समय दैनिक जागरण की मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, और दैनिक जागरण अकेला नहीं था, तमाम हिंदी अखबारों की आप रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी थी। ये चीज़ें थीं। संयोग कुछ ऐसा होता है कि जब गुजरात का सारा कांड होता है तो उस समय मैं गुजरात में होता हूँ, गुजरात में नौकरी कर रहा होता हूँ, और वहाँ पर गुजराती मैंने सीख ली थी। और गुजरात दंगों के दौरान आप गुजराती अखबारों की रिपोर्टिंग पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद मुझसे कहिए कि नहीं साहब 2014 के बाद इस्लामोफोबिया हुआ था, आप नहीं कह पाएंगे। एक बात हमको स्वीकार करनी होगी कि आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का सारा तमाशा और विभाजन, ये ऐसी चीज़ें थीं जिसने हमारे देश की जड़ में ही इस्लामोफोबिया या इस तरह का, बल्कि उसके लिए एक दूसरा शब्द मैं उपयोग करूं बहुत बेहतर लगता है मुझे, सांप्रदायिक घृणा का, कम्युनल हैटर्ड का बीज हमारे देश के बनने के साथ ही डाल दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो लोग गद्दियों पर बैठे हुए थे, जो लोग देश के हुक्मरान थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों चाहे उसके बाद के लोग हों, वो कम्युनल लोग नहीं थे। वो लोग अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे कि ये जो विषबेल बोने की कोशिश की जा रही है, इसको जितना कंट्रोल में रखा जा सके, जितना इसको काटा छाटा जा सके, जितना कम किया जा सके, उतना बेहतर है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो मीडिया का मेन स्ट्रीम था, उस ज़माने में दूरदर्शन जो हमको गाने सुनाया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, या फिर और भी इस तरह की जो चीज़ें आती थीं, जिस तरह के सीरियल्स आते थे, वो मिल के चलना सिखाते थे और हमारे स्कूलों में विविधता में एकता, यूनिटी नारे लगते थे। बस हुक्मरान बदले, कैसे बदले वो बताऊंगा तो आप लोग जानते ही हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, 10 मिनट में उससे क्या बात किया जाए। हुक्मरान बदले और जो लोग बहुत दिनों से चुप थे, जिन लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं मिल रहा था, वो उन लोगों की अचानक मेन स्ट्रीमिंग हो गई। ये ज़रूर हुआ कि सत्ता बदलने के बाद हेट की मेन स्ट्रीमिंग हो गई, जो हम खुद उसको बार, भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, वो कारपोरेट मीडिया है। लेकिन हकीकत ये है कि जब मीडिया का जिक्र करना होता है, जब सबसे तेज़ खबर चाहिए होती है, तो हमारे हाथ में भी जो रिमोट होता है कई बार भाग के उनके पास ही जाता है। इस हद तक की मेन स्ट्रीमिंग तो हुई है, और ये मेन स्ट्रीमिंग 90 के दशक के बाद सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। मुझे एक वजह समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान का मीडिया इजराइल के गाने गाने लगे। मुझे कोई एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इजराइल का गाना गाने में हिंदुस्तान की मीडिया को क्या मिल जाता है, क्या रिश्ता है हिंदुस्तान की मीडिया और इजराइल का। लेकिन ये इस्लामोफोबिया वहाँ तक पहुँचता है। आप कहते हैं कि एंटी सेमाइट अगर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट होंगी तो आपको अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा। हमें नहीं आना है अमेरिका। छोटे मंच बनाए और अपनी बातें रखनी शुरू हुई, लेकिन इस मंच का भी एक खतरा है, और वो बड़ा खतरा है, वो हमें लगातार समझना चाहिए। ये मंच भी चलता है व्यूज पर, ये मंच भी चलता है मोनेटाइजेशन पर, ये मंच भी चलता है वायरल पर, और इस वायरल के चक्कर में कई बार हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में का एक ग्रुप है,
हर 3-4 महीने पे उनका काम ये होता है कि एक किसी औरंगज़ेब रोड को, किसी अकबर रोड को, किसी इस तरह की रोड को वो काला करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे से कोई और रोड लिखते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और खुद ही चला देते हैं। यकीन जानिए कि अगर उन वीडियोस को हम लोग एंटरटेन करना छोड़ दें, अगर उन वीडियोस पे हम लोग सनसनीखेज शीर्षक लगाकर नए वीडियोस बनाना बंद कर दें, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगले दिन उनकी सफाई हो जाती है और ओरिजिनल नाम लग जाता है। लेकिन जब हम ये करते हैं तो वो वायरल होते हैं, हीरो बनते हैं। अगली बार बिरयानी के अंदर से पीसेस निकाल दीजिए तो वो बिरयानी राइस हो जाता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन ही होता है। वो करती हैं, वीडियो बनाती हैं, वीडियो वायरल होता है और उसके बाद इतना तमाशा होता है कि पूछिए मत। मिलना जुलना क्या है उससे? पता है लोगों को कि ऐसे नफरती वीडियो बनाएंगे तो वो वायरल होंगे। पता है लोगों को कि हम जितनी भी नफरत फैलाएंगे वही वायरल होगी। उसमें अगर कोई सेन वॉयस होगी, कोई गंभीरता से बात करती हुई बात होगी, तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। फिर हम पागलों की तरह उन वीडियोस को व्हाट्सएप पे फैलाना शुरू कर देते हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम लगातार ये सारा कुछ करते हैं। हेट को बढ़ाती है। ये हम जैसे जैसे करते हैं, ऐसे लोगों के मन का भरोसा मजबूत होता है कि जितनी बेवकूफ़ाना बात करेंगे, जितनी नफरती बात करेंगे, उतनी दूर तक जाएगी। और अगर गंभीरता से कोई बैठ के आपको बताए इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में, अपने समय समाज के बारे में कोई एनालिसिस दे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करे, तो आप जाके देखिए, उन वीडियोज़ को लोग नहीं देखते हैं। वो वीडियोज़ देखने के काबिल नहीं लगते। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूं, उसके पहले यही कह रहा हूं कि इस्लामोफोबिया ने एक और काम किया है कि हमारे आपके जैसे लोगों की सैनिटी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। हम सब रिएक्शनरी हो गए हैं। हमें तुरंत कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिस पर हम खट से रिएक्ट कर दें। सोचना, समझना, गंभीरता से बातचीत करना, ये हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये उनकी ज़्यादा बड़ी सफलता है। वो एक्स लेके आते हैं, हम वाई लेके आते हैं, जेड बेचारा चुपचाप बैठा रह जाता है कि हमारी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। मैं यहाँ आया तो मेरे दिमाग में था कि मुझे आपसे यही कहना है कि जेड की तरफ ध्यान दीजिए, जिसमें रोज़गार का सवाल है। मैं बहुत साफ कहता हूँ, सिलेंडर 50 रुपया बढ़ता है तो मुझे भी 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मुसलमान को भी देना पड़ता है, ईसाई को भी देना पड़ता है। ये वो समस्या है जो हम सबकी है, और ऐसी हज़ारों हज़ार समस्याएं हमारे सामने हैं। तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करते हुए दो काम हम कर सकते हैं। एक तो हम ना बने, जहां पर इस तरह की खबरें आती हैं उनको बेपर्द करें, और दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि जनता के जो असली इश्यूज़ हैं, लगातार हम उनको, हमारे पास जो भी मंच है, उठाते रहें। अगर कल को कुछ बड़ा होगा तो इन असली इश्यूज़ पे ही होगा। हिंदू मुसलमान पे क्या हो सकता है वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, बहुत शुक्रिया।